बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिक्स का लेक्चर 4 है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि आज हमने जो पढ़ना है टॉपिक हमारा वो है फोर्सेस। डिफरेंट टाइप्स की हम फोर्सेस देख लेते हैं और फिर उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कौन कौन से लॉज हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। हमारे ये कंटेंट्स हैं, तो इसको मैंने दो लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है। फोर्स सिस्टम लेक्चर 1 में हम लोग देख लेते हैं फोर्स सिस्टम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देख लेंगे, कोलिनियर फोर्सेस देख लेंगे, कंकरेंट फोर्सेस देख लेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर के पहले हिस्से की जानिब, फोर्स सिस्टम। अब फोर्स सिस्टम क्या होता है? इफ़ ऑल द फोर्सेस इन अ सिस्टम lie in a single plane through a single point, they constitute a coplanar concurrent force system। अब वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास सारी फोर्सेस एक ही प्लेन पे हों और एक ही पॉइंट में से पास कर रही हों, तो अगर एक प्लेन में से होंगी एक प्लेन की, तो उसको हम कोप्लेनर कहेंगे। और अगर एक ही पॉइंट से सारी पास करेंगी तो उसको हम को कंकरेंट कहेंगे। तो अगर एक ऐसी सिस्टम ऑफ फोर्सेस है जो एक ही पॉइंट में से पास कर रहा है और एक ही प्लेन में से गुजर रहा है, तो उनको हम कहेंगे कंकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड अ सिंगल फोर्स विच विल हैव द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल है कि हम लोग जो अगर डिफरेंट फोर्सेस, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट पे 10 फोर्सेस लग रही हैं और हम लोग उन 10 को एक ही फोर्स से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है कि हम एक ऐसी फोर्स ले आएँ जो उन 10 के बराबर हो। लेट्स सपोज छोटी छोटी 10-10 न्यूटन की 10 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एक बॉडी पे, तो हम अगर 100 न्यूटन की फोर्स एक रिजल्टेंट डायरेक्शन में लगा दें तो ऐसी फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। सच अ सिंगल फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। अब आपने अगर रिजल्टेंट फोर्सेस का फाइंड करनी है कंपोनेंट से, तो उसको कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। याद रहे, अगर रिजल्टेंट को आप लोग डिवाइड करते हो छोटी फोर्सेस में तो उसे कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। लेकिन अगर आप छोटी फोर्सेस से रिजल्टेंट को फाइंड करते हैं तो उसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, मीन के कंबाइन करके एक फोर्स को बनाना। अब फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल। आप किसी चीज़ को धकेल भी सकते हैं, किसी चीज़ को पुश भी कर सकते हैं और किसी चीज़ को पुल भी कर सकते हैं। फोर्स इज द कैपेसिटी टू डू वर्क और कॉज फिजिकल चेंज। अब फोर्स एक कैपेसिटी है किसी चीज़ की कि वो कितना काम कर सकता है। अब चूंकि वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। तो फोर्स बेसिकली किसी चीज़ में फिज़िकल चेंज लाने के लिए कि कितनी उसमें फ़िज़िकल चेंज आ सकती है, ये फोर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल किसी स्प्रिंग पे आप फोर्स लगा के उसको ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं और किसी स्प्रिंग पे अगर आप कम फोर्स लगाएं तो वो कम कंप्रेस होगा। इस तरह उसकी फ़िज़िकल आप हालत को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्स क्या चीज़ होती है? फोर्स मैस और एक्सेलरेशन का मल्टीपल होती है। F इज़ इक्वल टू मैस इंटू एक्सेलरेशन मल्टीपल है। ये फोर्स आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। फोर्थली क्या है? A force is that which changes or tends to change the state of rest or motion of a body। ये बड़ी प्रिसाइज उसने और डीप बात की है कि फोर्स किसी बॉडी को
या तो चेंज कर देता है उसकी, अगर वो रेस्ट पे पड़ी है तो उसको मोशन में ला देगा, अगर मूव कर रही है तो उसको स्टॉप करवा सकता है। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी बॉडी की पोजीशन को या तो चेंज कर सकते हैं, वेदर वो उसकी रेस्ट की पोजीशन है या वो उसकी यूनिफॉर्म मोशन की या वेरिएबल मोशन की पोजीशन है। फिर आ जाता है कोलिनियर फोर्स कौन सी होती है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वो आपके पास रोप को पुल करने के लिए टग ऑफ वार का ये मुकाबला है। तो इसमें वो क्या कर रहे हैं कि सारे प्लेयर्स एक ही लाइन पे फोर्स लगा रहे हैं, और वो लाइन कौन सी है, वो आपका आप कह सकते हैं कि यहाँ पे रोप है, रस्सी है, जिसको पकड़ के सब लोग एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो कोलिनियर फोर्स कौन सी हुई, फोर्स हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन, कि जो उस फोर्स का एक्टिंग लाइन है ना वो आपके पास सेम होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। मे एक्ट इन सेम और डिफरेंट डायरेक्शन, अब उसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है लेकिन उसकी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, मीन उस फोर्स का अफेक्ट एक ही लाइन में होना चाहिए। अप्लाई आप डिफरेंट तरीकों से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कोई पीछे वाले खिलाड़ी की पोजीशन डिफरेंट है, फ्रंट वाले की डिफरेंट है, लेकिन फोर्स एक ही लाइन पे उनकी जा रही है, वो कौन सी है, वो रोप है। मीन कि इनकी डायरेक्शन आप डिफरेंट कर सकते हो लेकिन अफेक्ट इनका एक ही लाइन में जाएगा। तो ऐसी फोर्सेस को कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं, एक ही लाइन में एक्ट करने वाली फोर्सेस। अब कोलिनियर फोर्सेस की इसने एक और एग्जांपल दी आपके पास, ये आप देख सकते हैं अगेन वही रोप टग ऑफ वार है। तो ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर सकती है। देखें आप, रेड वालों की और डायरेक्शन है, इनकी और डायरेक्शन है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन इनकी क्या है, सेम है। सो दीज आर कॉल्ड द कोलिनियर फोर्सेस। अब आ जाते हैं कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस कौन सी होती हैं, फोर्सेस डू नॉट एक्ट अलोंग द सेम लाइन बट डू एक्ट थ्रू द सेम पॉइंट। अब ऐसी फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन तो सेम ना हो लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन सेम हो। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट आपके पास वेक्टर्स हैं, कोई ईस्ट डायरेक्शन में है, कोई वेस्ट डायरेक्शन में है, कोई नॉर्थ में है, कोई साउथ में है, कोई इन बिटवीन डायरेक्शन में है। तो अगर उन सारी फोर्सेस का पासिंग पॉइंट एक ही है जिसमें से वो सब पास कर रही हैं, तो उसको आप कह सकते हैं कि ये कंकरेंट फोर्सेस हैं। मीन के इन सब को, ये सब जो एक्ट कर रही हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे एक्ट कर रही है, लेकिन ये डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं, लाइन इनकी डिफरेंट है, किसी की ईस्ट डायरेक्शन में है, किसी की वेस्ट डायरेक्शन है, किसी की साउथ है, किसी की नॉर्थ है, लेकिन इनका एक्टिंग पॉइंट सेम है। दैट आर कॉल्ड द कंकरेंट फोर्सेस। In physics, concurrent forces are defined as the forces that pass through the common point. अब फिजिक्स में वो कहता है कि concurrent forces वही होती हैं जो कि एक कॉमन पॉइंट से पास करती हैं। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं a concurrent force system is a set of two or more forces whose line of action intersect at a point at the same time. ऐसी फोर्सेस का सिस्टम जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम में एक्ट करें उनको हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। वही अगेन एग्जांपल, नॉर्थ साइड वाली फोर्सेस, साउथ साइड वाली फोर्सेस, ईस्ट साइड वाली फोर्सेस और वेस्ट साइड वाली फोर्सेस, ये सब हैं डिफरेंट लाइन में लेकिन एक ही टाइम में एक ही पॉइंट पे अगर एक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल वो मैं ओरिजिन ले लेता हूं, तो उन सब को क्या कहेंगे आप, कंकरेंट फोर्सेस कहेंगे। आगे आ जाते हैं, हम एक लॉ को डिफाइन कर लेते हैं फोर्सेस को कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल, जैसे कि आपको नाम से भी जाहिर है कि पैरेललोग्राम, तो मीन टू से कि यहां आपके पास जो शेप बन रही होगी कोई, वो आपके पास समथिंग रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। अब हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह एक्ट करता है या किस तरह इसको हम फॉलो करते हैं। This law is applicable to determine the resultant of two coplanar concurrent forces only. अब इसने आपके पास एक कंडीशन दे दी है कि ये लॉ एप्लीकेबल कब होगा, जब दो फोर्सेस होंगी वो कंकरेंट होंगी
और साथ में वो कोप्लेनर होंगी, एक ही प्लेन पे एक्ट कर रही होंगी और उनका स्टार्टिंग पॉइंट भी कॉमन होगा। तो इनको हम ये इस तरह के अगर दो फोर्सेस को हम ऐड करना चाहें तो वो हम पैरेललोग्राम तरीके से उसको ऐड कर सकते हैं। अब ये लॉ क्या कहता है, इफ टू फोर्सेस acting at a point are represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant of the two forces is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the same point. अब इस स्टेटमेंट को मैं अगेन आपको समझाता हूँ एक डायग्राम से। अब लेट्स सपोज ये आपके पास डायग्राम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपके पास, आपने बाकी सारे चीज़ों को इग्नोर कर देना, कंसीडर करें अभी आपके पास एक फोर्स P है, एक फोर्स Q है। तो आप कंसीडर करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो P और Q है इनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है O है और ये एक ही प्लेन XY में लाइक कर रहे हैं। ये देख सकते हैं Q इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी O है, P का भी स्टार्टिंग पॉइंट O है। तो अब आप देखें तो पता चलता है कि ये दोनों आप अगर कंपेयर करें ज़रा इसको पैरेललोग्राम से, तो ये दो पैरेललोग्राम की साइड्स आपको लग रही होंगी, ये P और Q की मैं बात कर रहा हूँ। तो कहता है कि अगर दो फोर्सेस आपकी इस तरह आ जाती हैं कि वो पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो फिर आपने क्या करना है, तो जो आपका रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगा। अब P और Q का रिजल्टेंट क्या है, वो आपके पास ये R है। ये R क्या है, R है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब सिमिलरली अगर आप Q का सपोज करें कि ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन येलो है, ये वाली AC, और OA जो है इसकी लाइन ऑफ एक्शन लेट्स सपोज आप कंसीडर करें, इसको हम पैरेलल रख लेते हैं वेक्टर, ये है BC। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी पैरेललोग्राम बन गई। मेन टू से कहने का पर्पज़ ये है कि अगर दो फोर्सेस आपके पास P एंड Q हैं, वो दो एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, वो आपके पास R डायग्राम में। अब देख लेते हैं ये क्या कैलकुलेशन कर रहा है। अब फ्रॉम द फिगर एंगल AOB, एंगल AO एंड B, AOB ये आपके पास अल्फा है पूरा, ये इसने शो करवाया है एंटी क्लॉकवाइज, ये अल्फा आप देख सकते हैं अल्फा। AC इज इक्वल टू OB। अब AC जो है वो आपका OB के बराबर है। सिमिलरली OA इज इक्वल टू BC, OA इज इक्वल टू BC, और ये आपके पास P के बराबर है और वो आपका Q के बराबर है। सिमिलरली AOB एंगल AOB इज इक्वल टू CAD अब आप देख सकते हैं कि AOB इज इक्वल टू CAD, उसने उसी एंगल को एक्सटेंड कर दिया। ये देखें यहाँ पे अगेन अल्फा आ गया, क्योंकि ये आपके पास मैथ का थ्योरम है कि अगर एंगल हम कांस्टेंट सेम लाइन में बढ़ाते जाएं तो आपके पास सेम होते हैं। ये उसी लाइन पे आपके पास एक एंगल ये है, सेकेंड एंगल ये है। अब यहाँ पे वो कहता है फ्रॉम द राइट एंगल ODC। अब आप ये देखें तो ये आपके पास राइट ट्राइंगल है OD एंड C, ये आप देखें ये वाला डायग्राम OC and D, this is right triangle and right angle is here in front of alpha. So in this triangle OC square, Pythagoras theorem आप लगा लें, OC square is equal to OD square plus CD square, OD square plus CD square, बेस का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब बेस मजीद दो कंपोनेंट में डिवाइड है OA एंड AD, सो वो आपको OD की जगह क्या कर रहा है OA एंड AD उसने रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल ADC, अब ADC ट्राइंगल कौन सी है ADC, अब इस छोटी ट्राइंगल को ले रहे हैं वो, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है CD, परपेंडिकुलर क्या है CD और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। सो CD इज इक्वल टू AC साइन अल्फा, AC उधर मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली CD इज इक्वल टू Q साइन अल्फा। क्यों Q कहा उसने, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि AC इज इक्वल टू Q, ये हमने ये चीज़ ऊपर देखी थी यहाँ पे, तो उसकी उसने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी Q साइन अल्फा। सिमिलरली वो कॉज अल्फा की रेशो निकाल के आपको बता देता है कि AD इज इक्वल टू Q कॉज अल्फा। AD जो है आपके पास AD इज इक्वल टू Q कॉज अल्फा। अब कैसे Q कॉज अल्फा, क्योंकि वहाँ पे वो कहते हैं आप ट्राइंगल ADC आप देखें ADC, यहाँ पे आप AC कॉज अल्फा देखें तो क्या होगा,
ये होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपकी AD और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। AC उधर मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो गया Q cos अल्फा हो गया और AD आपके पास निकल आए। यहाँ से अगेन उसने क्या किया, वैल्यूज पुट की आपको। तो जो रिजल्टेंट आपके पास निकला उसकी फाइनल वैल्यू जब आप निकालते हैं तो वो आती है आर स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू 2PQ cos अल्फा। सिमिलरली अगर आर पे आप अंडर रूट डाल दें तो आर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2PQ cos अल्फा अंडर रूट। ये रिजल्टेंट की वैल्यू है। अगर दो फोर्सेज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो कर रही हैं तो रिजल्टेंट आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। होप सो ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।